डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज न केवल भारत बल्कि दुनिया उनके योगदानों के लिए याद कर रही है। कोई उन्हें ईमानदार, सादगी पसंद प्रधानमंत्री के रूप में याद कर रहा है, कोई उन्हें एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री के रूप में याद कर रहा है, कोई उनके द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए याद कर रहा है। लेकिन अगर हम माने कि 30-40 साल बाद अगर भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भूमिका का आकलन इतिहास किस तरह से करेगा। इतिहास अगर किसी व्यक्ति की भूमिका का आकलन करता है तो वो आकलन उसके द्वारा किए गए कार्यों, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर होता है और उन कार्यों का और निर्णयों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आधार पर इतिहास किसी भी व्यक्ति का आकलन करता है। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भूमिका देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक भूमिका तो थी आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की। आईएमएफ के साथ भी उन्होंने एक पोर्शन में काम किया। उसके बाद में 1991 में वो चुने जाते हैं यूजीसी के चेयरमैन और 1991 का साल वो था जब आपको मालूम होगा 21 मई 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी श्री पेरुम्बदूर में। उसके बाद में कांग्रेस की लीडरशिप आती है पीवी नरसिम्हा राव जी के हाथ में और पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं चुनाव जीतने के बाद में। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की नज़र पड़ती है हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर और हमारे देश की आर्थिक स्थिति उस समय पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और इस जर्जर हुई हालत से देश को बाहर निकालना और देश को फिर विकास की राह पर दौड़ाने के लिए नरसिम्हा राव जी को चाहिए था एक नॉलेज वाला इकोनॉमिस्ट और उनकी नज़र पड़ती है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वो वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर वहाँ से देश एक नई डायरेक्शन में चले जाता है और वो नई डायरेक्शन क्या थी? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की डायरेक्शन। देखिए, ये शब्द सुनने में तो बहुत मोटे मोटे लगते हैं, लेकिन हम चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वित्त मंत्री के रूप में भूमिका का आकलन कर रहे हैं और उनके द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसको अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हमें सिंपल से एग्जांपल से समझना पड़ेगा। अगर हम 90s की बात करें, मीन्स जब वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पद पर आसीन हुए थे उसके पहले देश कैसा था, तो उस समय अगर हम टेलीविज़न देखते थे तो टेलीविज़न पे हमको केवल एक ही चैनल दिखता था, वो था दूरदर्शन। मार्केट में जाते थे तो मार्केट में आपको केवल भारतीय प्रोडक्ट ही दिखते थे। आपको आज जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, ये सारे प्रोडक्ट उस समय बिल्कुल नदारद थे। इसका मतलब कि 90s में जो भारतीय उपभोक्ता था उसके पास विकल्पों का अभाव था और उसके पास एक तरह से देखा जाए तो अच्छा विकल्प चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी और जो प्रोडक्ट उसे मिलता था बस केवल वो उसी पर आश्रित था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 90s में आज जैसे हम बात करते हैं कई सारे खान पान की चीज़ों की, है ना, चाउमीन, पिज़्ज़ा, पास्ता, ठीक है, ये सब विदेशी प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ भारत में कैसे बिकने लग गए ये खान पान की चीज़ें, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। तो ग्लोबलाइजेशन को केवल आप मार्केट के आधार पर नहीं देख सकते, बल्कि आप खान पान, फिल्म इंडस्ट्री, नाच गाने, अन्य सारी जो चीज़ें हैं जीवन को, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उसके आधार पर आप ग्लोबलाइजेशन का प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना बढ़िया काम किया था। वहीं अगर हम बात करें कि उदारीकरण की, तो उदारीकरण में अगर हम बात करें कि भारतीय कंपनियां आज विदेशों में पहुंच गई। आज भारत का आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर किस तरह से निर्यात कर रहा है और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये सब किस तरह से हुआ? लिबरलाइजेशन। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो उस समय जैसे हम बात कर रहे थे कि टेलीविज़न पे केवल दूरदर्शन आता था, लेकिन आज आपको कई सारे प्राइवेट चैनल दिख रहे हैं। दूरसंचार की बात करें तो केवल सरकारी कंपनी अस्तित्व में थी, आज देखो आप दूरसंचार में अनेकों प्राइवेट कंपनियां हो गई, रिलायंस हो गई, वोडाफोन, है ना, ये सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां। इसके कारण क्या हुआ
कि उपभोक्ता के सामने विकल्प सामने आ गए, और विकल्प सामने आने के साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां थी उनमें कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन से उनको एक तरह का मोटिवेशन मिला कि हमें बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है। और ये बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का सीधा सीधा फ़ायदा किसे मिलता है? उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता के नज़रिए से अगर हम देखें तो आपको उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जितने भी आर्थिक सुधार किए थे उसका आप प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में जब कार्य कर रहे थे तो उस समय कई सारे हमारे सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू घाटे में चल रहे थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो आर्थिक नीतियां लागू की थी, उन्हीं आर्थिक नीतियों के कारण आज हम देखते हैं कि कई सारे पीएसयू हमारे सार्वजनिक उपक्रम फ़ायदे में आ गए, सरप्लस में आ गए। वो सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ उसके पीछे थी। अच्छा, यहाँ पर हम आर्थिक सुधारों के लिए केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रेय देते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ साथ आपको यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी की ही वो दृष्टि थी जब उन्होंने योग्यता को पहचाना था, और योग्यता को पहचान कर वो वित्त मंत्री के पद पर लेकर आए थे। तो यहाँ पर इस भूमिका में हमको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ साथ पीवी नरसिम्हा राव जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। अब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका का आकलन करें तो वर्ष 2004 चलते हैं हम। वर्ष 2004 में कांग्रेस एक अनएक्सपेक्टेड जीत के बाद सत्ता में वापस आई थी, और उस समय सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी जी का नाम चल रहा था आगे, लेकिन विवादों के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। और ये भी एक आश्चर्य की बात थी, इस पर आपको गौर करना चाहिए कि वर्ष 2004 में उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वो शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो अगर हम बात करें वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक की, तो ये भारत के लिए एक गोल्डन पीरियड था। वो गोल्डन पीरियड इसलिए था कि उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर दोनों व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल थे, और दोनों ही व्यक्ति अपनी शिक्षा के कारण इन सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। ऐसा भारत में अगर हम 1947 से 2024 तक देखें तो ऐसा कभी भारत में हुआ नहीं था, लेकिन ये 3 साल जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब हम आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री के रूप में। तो उनके कुछ डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जैसे अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा योजना ने एक तरह से ग्रामीण परिदृश्य को बदलने का काम किया, रोजगार का अधिकार दिया गरीब लोगों को। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था मनमोहन सिंह जी के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वो थी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। वर्ष 2005 में जब ये कानून लाया गया था, उसके पहले के अगर हम बात करें तो उस समय कई सारा भ्रष्टाचार सरकारी फाइलों में हो जाता था। उसके बावजूद भी आम जनता ये जान नहीं पाती थी कि भ्रष्टाचार हुआ है तो कैसे हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी कॉपी तक नहीं देख पाते थे, लेकिन इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण आज हम गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन में भागीदार हो जाते हैं। इसके द्वारा ही कई सारे भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए, और आम जनता सरकार के कामकाज से रूबरू हो पाती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक बात और सामने आई थी। एक बार याद होगा आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सिविल सर्विस डे था, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उस समय आईएएस, जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं उनकी एक मीटिंग लेते हैं प्रधानमंत्री। उस समय ये बात सामने आई थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कारण कहीं ना कहीं आईएएस जो लॉबी है ना, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो रही है उसके डर के कारण। तो ये एक चिंता भी बताई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, और उन्होंने बोला था लेकिन इसके आधार पर हम केवल डिसीजन मेकिंग में देरी हो रही है या डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स डर रहा है, इसके आधार पर हम आम जनता से सरकार के कामकाज को जानने का अधिकार नहीं ले सकते हैं।
तो ये एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की संजीदगी यहाँ पर सामने आती है। इसके अलावा हम अगली योजना के बारे में बात करें तो वो थी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मीन्स शिक्षा का अधिकार। अब आप देखिए, जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसके पहले के टाइम पर अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता था, गरीब बच्चे बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे या अपनी पढ़ाई लंबे समय तक वो जारी नहीं कर पाते थे। स्कूल का ड्रॉप आउट रेशो काफ़ी ज़्यादा होता था, कई लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। और एक तरह से देखें तो उस समय इंडिया और भारत का गैप काफ़ी बड़ा था शिक्षा के आधार पर। लेकिन इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद में आम लोगों की जीवन किस तरह से परिवर्तित हुआ, इसको हम इस नज़रिए से देख सकते हैं कि अब गरीब का बच्चा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले पाता है। ये सब हुआ किस कारण से? राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा। और राइट टू एजुकेशन के द्वारा ही क्या हुआ कि अब गरीब और अमीर के बीच जो शिक्षा के आधार पर खाई बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका सही रिजल्ट हमको कुछ आने वाले सालों में नज़र भी आएगा। फिर हम बात करें आधार कार्ड की। आधार कार्ड के लिए प्रधानमंत्री के रूप में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विद्यमान थे तो उन्होंने नंदन नीलकर्णी, जो कि उस समय इन्फोसिस कंपनी के साथ काम करते थे, उन नंदन नीलकर्णी जी को उन्होंने आधार कार्ड की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। और आज आपको मालूम होगा, जो डायरेक्ट केस बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होता है ना, जो भी सरकार की सब्सिडी होती है, जो सरकार सीधे बेनिफिशियरियों के अकाउंट में पैसा डालती है, वो पैसा किसके थ्रू जाता है? आधार कार्ड के द्वारा। और आधार कार्ड के कारण आम व्यक्ति को अपना एक पहचान मिली, साथ ही साथ सरकार की कई सारी योजनाओं का जो लीकेज होता था उसको रोकने में भी कहीं ना कहीं इसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिसने आम जनता के जीवन में काफ़ी प्रभाव डाला। एक और महत्वपूर्ण कार्य था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में किया था, जिसने आम जनता के जीवन को बदला था, वो था इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। वर्ष 2008 की बात है जब इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील संपन्न हुई थी। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस डील के लिए अमेरिका कांग्रेस में पहले हाइड एक्ट लाया गया था, फिर उसकी धारा 123 में एक संशोधन किया गया था। और इस जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील को हम एग्रीमेंट 123 के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल इस डील के बारे में। अब जब इंडिया और यूएस के बीच में ये न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो इस न्यूक्लियर डील का मतलब ये था कि भारत अब परमाणु रिएक्टर के द्वारा बिजली बनाना चाहता था, और बिजली बनाने के लिए उसे न्यूक्लियर फ्यूल की ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं 1998 में और 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, उसके कारण जो दुनिया के द्वारा भारत पे प्रतिबंध लगा हुआ था, उसके कारण न्यूक्लियर फ्यूल में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही थी। और भारत को अब एनर्जी सेक्टर में अगर आगे के रास्ते पे चलना था, तो अब उसको केवल फॉसिल फ्यूल आधारित एनर्जी पर डिपेंड नहीं रहना था, बल्कि उसको रिन्यूएबल एनर्जी और इस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी, इन पर अब आप काम करने की ज़रूरत आ गई थी। लेकिन जब इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो उस समय वर्ष 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया था और फिर बाद में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देशभक्ति का एक सबसे बड़ा नमूना सामने आता है कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता कि भारत को अब भैया न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए अब किसी से भी समझौता नहीं किया जा सकता। और उन्होंने वर्ष 2008 में अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया। आपको मालूम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय समर्थन वापस लिया था और सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस डील के लिए अड़े रहे। और हाँ, यहाँ पर उस समय समाजवादी पार्टी के एक नेता होते थे अमर सिंह जी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार को बचाया था। और एक और व्यक्ति उस समय महत्वपूर्ण भूमिका में थे, वो थे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटके
देश हित में काम किया और एक तरह से सरकार के फेवर में रहे वो। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका थी प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। अच्छा, इसमें प्रणब मुखर्जी उस समय विदेश मंत्री थे, उनका भी एक बड़ा योगदान है इस डील को करवाने में, जिसका इम्पैक्ट हमको आने वाले समय में नज़र आएगा कि इस डील से भारत को क्या फ़ायदा हुआ। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गरीब जनता है उनको सब्सिडी युक्त अनाज आसानी से उपलब्ध होने लगा, जिससे कहीं ना कहीं गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो खाद्य सुरक्षा कानून भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा अचीवमेंट था। लास्ट में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ईमानदार छवि के ऊपर बात करें तो इस तरह का उदाहरण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा कि यूपीए सेकेंड के कार्यकाल के दौरान यूपीए गवर्नमेंट पर 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का आरोप हो या कोयला आवंटन का घोटाला हो, इस तरह के कई सारे आरोप लगे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पूरी सरकार भ्रष्टाचारों के आरोप से घिरी हुई थी और विपक्ष चारों तरफ से हो हल्ला कर रहा था। लेकिन उस समय विपक्षी दल हो या गठबंधन के दल हो, सभी दलों में एक मत था कि सरकार भ्रष्ट है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूरी तरह से बेदाग है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन घोटालों में किसी भी भूमिका पर विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाया। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ईमानदार छवि का एक सबसे बड़ा सबूत था। तो इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में आज देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस तरह के देशभक्त लीडर कई सदियों में जन्म लेते हैं। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।